बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। पत्रकारिता और क्या-क्या रूप दिखाएगी और चैनल के एंकर किस-किस रूप में नज़र आएंगे, इससे पहले हमने सोचा तक नहीं था। हमने सोचा नहीं था कि कोई एंकर नशे में धुत खबरें भी पढ़ेगा, लेकिन दीपक चौरसिया नाम के एक कुख्यात एंकर ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जिस तरह से खराज अकीदत दी, उसने पत्रकारिता को भी शर्मिंदा किया और शहीद जनरल बिपिन रावत की आत्मा को भी शर्मिंदा किया होगा। शेर याद आ रहा है कि अगर यही मेयार तिजारत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। कमोबेश यही स्थिति आज चैनलों पर एंकरों के रूप में देखा जा रहा है, जो सरकार के एजेंडे को चलाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। दीपक चौरसिया ने जो कुछ भी किया वो पत्रकारिता के लिए एक शायद एक काला अध्याय कहा जा सकता है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि बादब बामुलाहज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। तो जनरल बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे, कुंदूर में हुए हादसे में उनकी मौत हुई। बादब बामुलाहज़ा उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उन तमाम सैनिकों, उनकी पत्नी और उन तमाम सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो इस हादसे में मारे गए। लेकिन उस हादसे के बाद चैनल पर दीपक चौरसिया नाम के एंकर ने जिस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी, उससे पत्रकारिता भी शर्मसार हुई और उसे देखने वाले भी शर्मिंदा हुए कि हमारी पत्रकारिता किस तरफ जा रही है। चैनलों पर इससे पहले तो हमने मारपीट भी देखे, माइक तोड़े जाने की घटनाएं हुई, चीख चिल्लाहट और एंकरों का रवैया जिस तरह का रहा वो भी हमने देखा और लगातार देख रहे हैं। एक दूसरे को गाली देने की एक नई परंपरा एक तरह से देखा जाए तो चैनलों पे शुरू हुई। कहाँ ज़्यादा दिन हुए हैं, प्रदीप भंडारी नाम के एक एंकर ने ऑन एयर गाली तक बकी थी। लेकिन इसे ही पत्रकारिता का नाम सरकारी चीयर्स लीडर और उनके मालिकान, उन चैनलों के मालिकान भी दे रहे हैं। गलती सिर्फ एंकरों की तो है ही, लेकिन चैनल के मालिक भी उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। पिछले 60 साल में हमने गाली गलौज देखे, मारपीट देखा, पैनलिस्ट को आतंकवादी कहने का हद तक कहा गया, मौलाना तक कहा गया। खास के भाजपा के प्रवक्ताओं की भाषा जिस तरह की असभ्य और अश्लील भाषा चैनलों पर ऑन एयर लाइव प्रसारित हुए, उसने एक पूरी की पूरी पत्रकारिता को या पूरी की पूरी पीढ़ी को कहें कलंकित किया। अगर पत्रकारिता ये है तो ऐसी पत्रकारिता को दूर से ही सलाम। शराब के नशे में धुत जनरल बिपिन रावत को बीके सिंह, बीपी सिंह कहता रहा, जर्नलिस्ट, वरिष्ठ जर्नलिस्ट कहता रहा ये दीपक चौरसिया नाम का एंकर। और जब भद्द पीटी तो अब सफाई में कह रहा है कि
मेरे घुटने में दर्द था, मैं उस दिन बहुत नाचा, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गई। दवा दारू एक मुहावरा है कि दवा दारू लिया या नहीं, तो दवा दारू को दीपक चौरसिया दवा से सफाई में दवा का नाम दे रहे हैं कि कुछ इतने काफ़ी दर्द बढ़ गया था घुटने में, इसलिए दवा की मात्रा ज़्यादा ले ली और उसी में भाग गए। हेयरलाइन घुटने में फ्रैक्चर, घर में शादी थी और इतना नाचे वो, यानी घुटना का दर्द दिमाग तक पहुंच गया। अपने आप में इस सफाई से समझा जा सकता है कि उनकी दलील कितनी थोथी है, कितनी सतही है, ये उनकी दलील से समझा जा सकता है। दुष्यंत के कई शेर इसी तरह के याद आते हैं, जब के दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। दीपक चौरसिया की पत्रकारिता इसी तरह की है, और एक दो बार नहीं, वो लगातार पिछले 7-8 सालों में कई दीपक चौरसिया हैं जो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। एक मालिक एक टीवी का तो ड्रग्स जो की बात करता रहा। पिछले साल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभियान चलाने वाले या आर्यन खान के खिलाफ अभियान चलाने वाले खुद दारू के नशे में धुत जनरल बीपी रावत को श्रद्धांजलि दें, तो इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति पत्रकारिता की नहीं हो सकती है। और दुष्यंत को फिर याद करें कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। इसे आप अपनी तरह से इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन दीपक चौरसिया ने पत्रकारिता को कलंकित किया, शर्मिंदा किया। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। तो जब जनरल बिपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही 3-4 चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था, और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर J.K. राय जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल G.T. द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को, उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। लेकिन एक दीपक चौरसिया ही क्या, इस मामले में तो सब नंगे हैं। एक से एक बड़े खलीफा एंकर जो खलीफा बनते हैं वो इस हमाम में नंगे खड़े हैं और सरकारी चीयर्स लीडर बनकर झाल बजा रहे हैं, या शामिल बाजा में शामिल है। सरकार जो कहती है वो वैसा ही बजा डालते हैं। पूरे लगभग 1 साल तक
सारे सरकारी चीयर्स लीडरों ने अपने अपने चैनलों पर फोर्स बिल को लेकर खूब झाल बजाया, खूब राग सरकार गाया और उसके फायदे गिनवाने में लगे रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन फॉर्म बिलों को वापस लेने की घोषणा की तो लगा शायद चैनलों में एक मातम पसर गया है। एंकर मरसिया पढ़ने लगे हैं, स्यापा, रुदाली, जो भी नाम दे दीजिए। हर चैनल का वो एंकर जो कल तक उन फॉर्स बिल को डिफेंड करता रहा हो, उसके फायदे गिनवाता रहा है, वो देखने लायक था उनका चेहरा। उन तमाम एंकरों का भद्द पिट गई है, उन तमाम एंकरों का। और कहा जाता है, हमारे गांव देहात में एक मुहावरा है कि घोड़े के पिछाड़े और मालिक के अगाड़े कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन चैनलों ने यही किया, तो जाहिर है कि इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना ही था। सुशांत सिन्हा नाम के एक सज्जन है जो कल तक बेकार थे, अभी उनका एक चैनल में उनका पुनर्वास हुआ है। उनका संदेश सुने और समझें किस तरह से चैनल के एंकरों में स्यापा पसरा था, मातम पसरा था। लेकिन इससे देश की पत्रकारिता की दिशा और दशा भी समझी जा सकती है कि पत्रकारिता किस तरह एक अंधे तहखाने में लगातार समाती जा रही है। को पीएम पे कोई हमला हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? ढूंढना चाह रहे हैं वो, मेरी कैसे बनेगी? क्यों आप पीएम पे क्यों हमला हो जाएगा? कि इस कौम ने तो इन लोगों ने तो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, तो आप तो उनको पंप कर रहे हैं सर। मैं दिन भर पत्रकारों को ही भुगतता हूं। आपका जो एटीट्यूड है वो किसी का नहीं हुआ आज तक। तभी शायद सर आपसे, मतलब मुझे तो जो पब्लिक के मन में वो पूछना पड़ता है सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बहुत सारे लोगों को लगा गवर्नर्स का भी इस तरीके का व्यवहार नहीं रहता जैसा आप कर रहा है। ओहो, आप ही मैं किसानों के साथ रहूंगा। तो गवर्नर हाउस से किसानों के साथ रहेंगे या गवर्नर हाउस छोड़ के किसानों के साथ रहेंगे? गवर्नर हाउस छोड़ने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस तब छोड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे या राष्ट्रपति जी कहेंगे। अरे पर जो सरकार किसानों के साथ नहीं है, उसका दिया हुआ पद आप जैसा स्वाभिमानी नेता कैसे रख सकता है? ले भाई, गलती होगी, आगे से इनको